बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम मोहन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक सुंदर सी लड़की थी। मोहन बहुत अच्छे और संतोषी स्वभाव का किसान था। खेती करना उसका जुनून था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो पाता था। मोहन की पत्नी का नाम सुशीला था। वो मोहन के विपरीत बहुत गुस्से वाली थी। वो हमेशा मोहन को ताने देती रहती थी। तुम सारी जिंदगी खेती ही करना, खेती से कुछ आमदनी तो होती नहीं है, बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर चल रही है। शहर चले जाओ, वहीं पर कुछ काम देख लो, लड़की की शादी भी करनी है। अरे भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। इस बार खेती बहुत अच्छी होगी, हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार मोहन और उसके परिवार की जिंदगी आर्थिक परेशानियों में कट रही थी। कुछ समय बाद उस गांव में सूखा पड़ गया। बिना पानी के मोहन और उसके गांव के लोगों के खेत सूख गए। काम की तलाश में लोग शहर भागने लगे। तुम तो कुएं के मेंढक की तरह कुएं में ही रहना। अरे तुम शहर जाते क्यों नहीं? वहाँ पर जाकर कुछ काम धंधा कर लो। गांव के आधे से ज्यादा लोग काम की तलाश में शहर चले गए हैं। भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे धन कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन मोहन शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसकी बीवी ने उसके रास्ते में खाने के लिए एक पोटली में गुड़ चने बांध दिए थे। गांव से शहर के रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। तब मोहन जंगल के बीच से गुजर रहा था। मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है। किसी पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ चने खाने लगता है। मोहन जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है वो वास्तव में एक चमत्कारी पेड़ था। तभी एक आवाज आती है, हे पथिक, मुझे भी गुड़ चने खिलाओ ना। मोहन चारों तरफ देखता है, उसको कोई भी नजर नहीं आता। वो घबरा जाता है। कौन हो भाई? सामने आओ। भाई, तुम डरो मत। तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मुझे तुम्हारे गुड़ चने खाने हैं। इनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पेड़ भाई, तुम्हारा मुंह कहाँ है? मैं तुम्हें गुड़ चने कैसे खिलाऊं? तुम ऊपर देखो, तुम्हें मेरा मुंह नजर आएगा। तुम मेरे मुंह में गुड़ चने डाल दो। लो भाई, तुम गुड़ चने खा लो। मोहन ने सारे गुड़ चने पेड़ को खिला दिए। तुमने सारे गुड़ चने तो मुझे खिला दिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं पेड़ भाई, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। चमत्कारी पेड़ अपने जादू से एक भोजन की थाली मंगवाता है। उसमें काफी तरह के व्यंजन होते हैं। पेड़ भाई, जब तुम खुद इतना अच्छा खाना मंगवा सकते हो तो तुमने मेरे गुड़ चने क्यों खाए? मैं अपनी किसी भी जादुई चीज का उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे लोगों को करवा सकता हूं। पेड़ भाई, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, तुम इस जंगल के रास्ते कहां जा रहे हो? गांव में सूखा पड़ गया है, खेती सूख गई है। काम की तलाश में शहर जा रहा हूं। देखो मित्र, अब तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चमत्कारी जल और चमत्कारी बीज देता हूं। ये जल होदी में डाल देना। होदी पानी से लबालब भर जाएगी और कभी खाली नहीं होगी। और इन बीजों का उपयोग अपनी खेती में करना। तुम मेरे जादू और अपनी मेहनत से धनवान हो जाओगे। पेड़ भाई, तुम्हारी अति कृपा। मित्र, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम अपने जादू से मुझे सोना चांदी भी तो दे सकते हो, फिर इतना झाम क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है मित्र।
सोना चांदी पाकर तुम आलसी और कर्महीन हो जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे मित्र में कोई कमी आए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जादू और अपनी मेहनत से धनवान बनो। मोहन जादुई जल और बीज लेकर गांव वापस लौट जाता है। जल को होदी में डाल देता है। होदी जल से लबालब भर जाती है और वो उन जादुई बीजों से खेती करता है। बहुत जल्दी ही अपनी मेहनत और पेड़ के द्वारा दी हुई चमत्कारी चीजों से मोहन धनवान बन जाता है। एक दिन पेड़ को धन्यवाद देने के लिए वो जंगल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन गया हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? ये सब कर्मों का फल होता है। तुम्हारे कर्म अच्छे थे तो तुम धनवान बन गए। मेरे कर्म खराब थे, मैं एक पेड़ बन गया। मित्र, कुछ समझ नहीं आया, पूरी बात बताओ। मित्र, तुमसे क्या छिपाना। वास्तव में मैं एक बहुत सुंदर नवयुवक हूं। मेरा नाम भारत है। कई साल पहले एक ऋषि के श्राप के कारण मैं जादुई पेड़ बन गया। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी। मैंने शरारतवश उनसे कह दिया, आप तो एक ऋषि हो, आपको तो चमत्कार आते होंगे, आप चमत्कार से अपने लिए खाना मंगा लो। ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप से मुझे चमत्कारी पेड़ बना दिया और कहा, जिस दिन कोई भला इंसान गंगा जल और कुएं का पानी मिलाकर तुम्हारे ऊपर डालेगा, तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगे। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ये काम करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले आऊंगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारी अति कृपा होगी। फिर मोहन घर आकर गंगा जल और कुएं का पानी लेता है और दोनों को मिलाकर जादुई पेड़ पर छिड़क देता है। जल छिड़कने के बाद पेड़ एक सुंदर नवयुवक में बदल जाता है। मोहन उस युवक को लेकर गांव आ जाता है। कुछ समय बाद उस युवक की सहमति से अपनी लड़की की शादी उससे कर देता है। इस प्रकार किसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। पलिया नामक कस्बे में 17-18 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम अनुज था, लेकिन बहुत पतला होने के कारण वो अपने दोस्तों और मिलने वालों में वो पतलू के नाम से प्रसिद्ध था। उसको समोसा खाने का बहुत शौक था। एक बात आश्चर्यजनक थी कि समोसा खाने के बाद उसमें असीमित ताकत आ जाती थी। एक बार पलिया में जिला स्तर की कुश्ती का आयोजन हुआ। अनुज अपने दोस्त विकास से, मैं सोच रहा हूं कि इस प्रतियोगिता में मैं भी भाग ले लूं। अरे पतलू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू तो बिल्कुल पतला है। वहाँ एक से एक पहलवान हट्टे कट्टे आएंगे, तुझे मारकर तेरा कीमा बना देंगे। विकास, तू चिंता ना कर, ये तो समय बताएगा कि कौन किसका कीमा बनाएगा। तू पगला गया है। तू जो समझे, मुझे अपने समोसे पर बहुत विश्वास है। बस तुम कुश्ती वाले दिन समोसे अपने पास रखना और मुझे खिलाते रहना। कुश्ती प्रतियोगिता का दिन आ गया। वहां एक से एक तगड़े पहलवान थे। उनको देखकर पतलू की हवा खराब हो रही थी। विकास भाई, मैं ये कुश्ती नहीं लड़ूंगा। मैं तो बिल्कुल पतला हूँ और ये पहलवान कितने मोटे मोटे हैं। जो डर गया वो मर गया। तुम अपने समोसे की शक्ति भूल गए हो क्या? उसको खाने के बाद तुम्हें असीमित शक्ति आ जाती है, इसलिए तुम कुश्ती लड़ो। पीठ दिखाना अच्छी बात नहीं होती। तुमने मेरे समोसे वाली शक्ति का ऐसे ध्यान दिलाया है जैसे जामवंत ने हनुमान को शक्ति का ध्यान दिलाया था। अब मैं कुश्ती लड़ूंगा और जीत कर भी आऊंगा। कुश्ती शुरू होती है। पतलू के सामने एक बहुत तगड़ा पहलवान होता है। वो गामा पहलवान के नाम से मशहूर था। गामा पहलवान पतलू का पतलापन देखकर बोला, वापस चला जा भाई, क्यों मरने आ गया? अपने शरीर को देख, तू कितना पतला है। एक ही पटकी में तेरा काम हो जाएगा। भाषण मत दो पहलवान, कुश्ती लड़ो कुश्ती। गामा पहलवान पतलू को उठा उठाकर पटकने लगता है। पतलू कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जल्दबाजी में वो समोसे खाना भूल गया था। गामा पहलवान ने उसको पटकने के लिए अपने कंधों पर बैठा लिया। तभी, पतलू ये लो समोसा।
विकास दूर से समोसा फेंकता है जो पतलू के मुंह में सीधे गिरता है। समोसे का स्वाद मिलते ही पतलू की मांसपेशियों में अजीब सी हलचल हो जाती है और उसमें असीमित ताकत आ जाती है। अब परिणाम उल्टा था। अब पतलू ने गामा पहलवान का पटक पटक कर बुरा हाल कर दिया। पतलू ने गामा पहलवान को अपने कंधे पर उठाया और पटक दिया। गामा पहलवान उस पटकी के बाद उठा ही नहीं, वो चारों खाने चित हो चुका था। पतलू कुश्ती जीत चुका था। इस प्रकार समोसे के दम पर वो प्रतियोगिता की सारी कुश्ती जीत लेता है, यानी प्रतियोगिता भी जीत लेता है। पलिया को एक नया हीरो मिल जाता है जिसका नाम होता है सुपर कमांडो अनुज। अब पलिया कस्बे में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले सुपर कमांडो अनुज को ही बुलाया जाता है। एक बार, पतलू भाई जल्दी चलो, कस्बे में एक सांड ने आतंक मचा रखा है। वो पागल हो गया है, उसने कई लोगों को कुचल दिया है। चलो जल्दी चलो, तुम मुझे बस समोसा खिला देना। दोनों घटना स्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक छोटी बच्ची बीच सड़क पर खड़ी रो रही है और सांड तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ रहा है। इसी बीच विकास ने फुर्ती से पतलू के मुंह में समोसा डाल दिया। समोसे का स्वाद मिलते ही पतलू की मांसपेशियों में अजीब सी हलचल चालू हो जाती है और उसको बहुत सारी ताकत का एहसास होता है। फिर वो सांड के सामने आ जाता है और सांड के दोनों सींग पकड़कर उसको पीछे धकेल देता है। फिर सांड और पतलू में भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में पतलू सांड के माथे में जबरदस्त घूंसा मारता है। सांड गिर जाता है और फिर नहीं उठ पाता। इस तरह वो पागल सांड से आम जनता को बचा लेता है। पलिया के लोगों में वो सुपर कमांडो अनुज के नाम से प्रसिद्ध है। हीरानगर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ कच्चे मकान में रहता था। रामू के पास 2 बैल थे। रामू उन बैलों से दूसरों के खेत जोतता था। इससे उसे अपना और अपने परिवार का पेट भरने भर के पैसे मिल जाते थे। ऐसा ही कुछ दिनों तक रामू काम करता रहा। एक दिन रामू जब सुबह सुबह उठकर खेती करने के लिए बैलों को उठाने लगा तो उसके बैल उठ ही नहीं रहे थे। रामू ने उनके मुंह के पास हाथ लगाकर उनकी सांसें देखी तो उसे पता चला कि उसके बैल मर चुके हैं। शायद किसी जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया था। ये देखकर रामू बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? ये कहकर रामू रोने लगता है। रात हो चुकी थी लेकिन रामू के घर पे अनाज का एक भी दाना नहीं था। ऐसे में रामू और उसका परिवार भूखा ही सो गया। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, कल रात से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। उन्हें बहुत भूख लगी है, बार बार खाना मांग रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। मैं क्या करूं? तुम बच्चों को थोड़ा सा बहला लो, मैं जाकर खाने के लिए कुछ देखता हूँ। ये कहकर रामू नए काम की तलाश में बाजार जाता है लेकिन वहां उसे कोई काम नहीं मिलता। उदास होकर रामू वहां से चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। भगवान, सालों से मेहनत करके जिन लोगों के लिए फसल उगाता था, लोगों का पेट भरता था, आज उसी का परिवार भूख से रो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, वहां मेरे घर पे बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन खाली हाथ में घर कैसे जाऊं? आज मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं है। भगवान, कुछ नहीं है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है, रामू, रामू। रामू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है, सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी और सूट बूट में। दिखने में वो काफी अमीर लग रहा था। अरे बेटा, रोता क्यों है तू? जब मेरे पास है जादू, नींद वाले को होश में ला दूं और होश वाले को कर दूं बेकाबू। इसीलिए लोग मुझे कहते हैं जिम बाबू। आप कौन हैं? मैं हूँ जादूगर जिम बाबू। कहो तो जादू से आपके लिए खाना ला दूं? मेरे घर में कल से किसी ने कुछ नहीं खाया है, मुझे उनके लिए खाना दे दो बस। वो आदमी उसे एक पराठा निकाल कर देता है। ये लो, ये एक जादुई पराठा है।
तुम इसे जिस भी सब्जी के साथ खाना चाहो सामने उसका नाम ले देना, तुम्हारे सामने वो सब्जी आ जाएगी। और हाँ, तुम इसे चाहे कितना भी खा लो, ये पराठा कभी खत्म नहीं होगा। पराठा देकर आदमी गायब हो जाता है। रामू उस पराठे को लेकर अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को बुलाता है। राधा, राधा। जी कहिए, बच्चे रो रहे हैं, खाने के लिए कुछ लाए हो? मैं एक जादुई पराठा लेके आया हूँ। जादुई पराठा? हाँ, इस पराठे को तुम जो सब्जी बोलोगी ये वो सब्जी ले आएगा और ये पराठा कभी खत्म भी नहीं होगा। मैंने ऐसा पराठा तो कभी नहीं देखा। ठीक है, मैं इसे बच्चों को खिला देती हूँ। ये कहकर वो 2 प्लेट में आधा आधा पराठा तोड़कर रखती है और कहती है, गोभी की सब्जी। उसके बोलते ही दोनों थालियों में जादू से गोभी की सब्जी आ जाती है और पराठे भी 2 हो जाते हैं। राधा अपने बच्चों को खाना खिला देती है। बच्चों का पेट भर जाता है लेकिन पराठा खत्म नहीं होता। उसके बाद वो दोनों भी खाना खा लेते हैं लेकिन तब भी पराठा खत्म नहीं होता। रामू उस पराठे के जितने भी टुकड़े करता वो पराठे उतने ही ज्यादा हो जाते। ये देखकर रामू ने सोचा, क्यों ना मैं एक होटल खोल लूं और लोगों को खाना खिलाऊं, इससे मेरे पास बाकी काम के लिए भी पैसा आ जाएगा। बस फिर राजू ने बाजार में ही खाने का होटल खोल दिया। लोगों को जो भी खाना चाहिए होता था वो जादुई पराठे से कहकर वो खाना मंगवा लेता और ग्राहकों को दे देता। देखते ही देखते रामू की दुकान चल पड़ी और रामू और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।